नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? अपनी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जीआईसी का 2015 का मैं 2 दिन पहले करा चुका हूँ। उसके बाद आज सेकंड पेपर है। 4-5 दिन में मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। डे बाय डे थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है तो मैं नहीं करा पाता, लेकिन आ, जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करा दूंगा इसको इसी वीक में। ठीक है, ओके। तो 30-40 से, हाँ, मे भी कितने क्वेश्चन है मैंने अड्डा 47 से लिया है भाई। 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, हाँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपकी गेन हो जाएगी। और इसी पैटर्न पर ना आप अपडेटेड भी, जो करंट अफेयर वाले हैं भाई, ये 2013 का पेपर है ना, तो करंट अफेयर वाले तो मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन इसी पैटर्न पर इसी सेम क्वेश्चन को ना अपडेट कर लेना आप जाके, ठीक है। और एक और बात भाई, जीएस की ना बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, बहुत काम की हैं जीडीसी के लिए और जीआईसी के लिए। सच बता रहा हूँ, एक बार, एक नहीं 2 बार उनको कर जाओ। और मैंने लास्ट में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कराए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नींबू, संतरा, गाजर और मूली, कौन सा विटामिन सी का सबसे ज़्यादा पैरामाउंट रिसोर्सेस है? तो सबसे ज़्यादा कौन से मिलती है? नींबू में, संतरा में, मूली में, गाजर में। देखो, पहले तो एक बात समझ लो, विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जस्ट सेकंड, हाँ, इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सी किस में मिलती है? देखो, सीधी सी बात है, नींबू में। खट्टा होता है यार संतरा, तो एक और 3 आंसर आएगा। मिलती तो आपकी मूली रेडिश में भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऑड वन आउट वन करने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 और 3। गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है जो हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन, कौन सा एक है? देखो ना, हमें ना जीएस में सबसे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर की वजह से, इसकी वजह से हो जाते, तो थोड़ा सा ना इस पर अलर्ट रहा करो। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको सही से पढ़ लिया करो, मेंशन कर लिया करो कि भाई नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का सेंसन करते हैं। पौधे कैसे भोजन का कैसे स्टोर करते हैं? पौधे जो होते हैं स्टार्च के रूप में। सेकंड ऑप्शन क्या है? आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। जो आलू का जो खाने वाला हिस्सा होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है खाने वाला? स्तंभ कंद होता है। ऑप्शन सी, गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। ऑप्शन डी, सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर इसमें बताओ? दिख रहा है साफ साफ, आंसर क्या होगा? डी होगा। देखो, और इसमें 3 की आपको नॉलेज एक्स्ट्रा गेन हो जाएगी, ओके। तो देखो, सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से करते नहीं करते, सीधे थोड़ी ना कर लेंगे यार। उनके पास में कौन सी ऐसी पर केश नली आ गई जो सीधे ऊपर नली डाल के नीचे ले स्टोर कर लेते हैं भैया, खींच लेते हैं? नहीं। देखो, पौधे की जड़ में ना एक क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। मेंशन कर रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया, ना कि कोई वायरस और कुछ भी। उसका नाम क्या होता है? राइजोवियम। क्या होता है? रूट कॉज में क्या होता है? रूट नूडल्स में क्या होता है? राइजोवियम। राइजोवियम नाम का क्या होता है भैया? एक बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है? नाइट नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट में बदल देता है पौधे की रूट कॉज में आके, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई? नाइट्रोजन को सीधा वायुमंडल से ये बैक्टीरिया लेता है, देन पौधे में ट्रांसफर करता है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब 3 ऑप्शन पर इस पर भाई याद रखना है। पौधे अपने भोजन कैसे स्टोरेज कैसे करते हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक है। आलू का सबसे कौन सा भाग खाया जाता है भाई? सबसे रूट कॉज वाला, स्तंभ, जो स्तंभ वाला होता है, ठीक है। और गन्ने में जो शर्करा होती है, वो कैसे होती है? स्टोरेज कैसे होती है भैया? वो तने में होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, या फिर शनि है? बताओ कौन है? ठीक है, ओके। आंसर क्या होगा इसका? शुक्र होगा, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर चौथा ये क्या है? ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है भाई? कौन सा मिनिमम जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट करता है? हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, डीजल, या कोयला? देखो, ये तो हाँ क्लियरिटी से दिख ही रहा है कि कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन है और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन है किसका? फॉसिल फ्यूल का और
नॉन ट्रेडिशनल फ्यूल का। तो सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा यार, ठीक है। बाकी तो तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं यार। क्वेश्चन 5वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए? 5 जून को। तो आपको क्या करना है? आपको करना है बस इतना कि इसकी लेटेस्ट थीम देखनी है। क्या करना है? इसकी लेटेस्ट इस साल की जो थीम देखनी है। ओके। क्वेश्चन 6वां, भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक का मेजरमेंट कौन से स्केल से करते हैं? रूरल स्केल से, फिर हेक्टेयर से, या फिर रिएक्टर पैमाने से, या फिर डेसिबल से? तो आंसर क्या होगा इसका? रिएक्टर पैमाना, ठीक है। यंत्र क्या होता है? क्या होता है यंत्र? ये तो जानकारी आपको मिल गई कि भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे हम मेजर करते हैं? रिएक्टर पैमाने से। लेकिन वो जो पूरा का पूरा जो यंत्र होता है, वो यंत्र कौन सा होता है? वो सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ आप लोग। और डेसिबल किससे नाप, डेसिबल से हम क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की, ठीक है। और उसके बाद में डॉप्सन, डॉप्सन, डॉप्सन से हम किसको मापते हैं? ओजोन को, ठीक है। चलो, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? भाई जो अपनी सिंधु रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहाँ है? पहले तो ये बताओ कहाँ है? हिमालय से, काराकोरम, या फिर हिंदुकुश, या फिर कैलाश से? कहाँ से है? आंसर क्या होगा? तिब्बत से है और कैलाश से है। ओके, तिब्बत से है और कैलाश से है। ग्लेशियर का आप नाम याद रखेंगे। कौन सा ग्लेशियर है? जस्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, बुखारचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बुखारचू, ठीक है। बुखारचू तो क्या है भाई? बुखारचू तो ग्लेशियर है। कहाँ से है? तिब्बत कैलाश मानसरोवर से निकलता है, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिगबी सिंगी खम्मन। क्या कहते हैं इसको? तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिन? कैलाश मानसरोवर से। ग्लेशियर कौन सा है? बुखारचू ग्लेशियर है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सिंगी खम्मन बोलते हैं, ठीक है। और आती कहाँ है फिर भाई? यहाँ से अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ओके। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है, फिर आर्कटिक है? कौन सा है? कौन सा होगा? पैसिफिक है। क्रम से और पूछ लेता है यार, कि ऐसे बोल देगा कि भैया कौन से सबसे बड़े महासागर हैं, क्रम से 3 बता दो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पैसिफिक आएगा, पैसिफिक, पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन, ठीक है। तो 3 चीज आपको ये भी याद रखनी है। ओके, चलो। उसके बाद में भाई ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा करंट का है ना। ये क्वेश्चन भी हाँ आपको देखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन की जगह आपको क्या याद रखना है? 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और मैं बता देता हूँ, 3 देशों में होने वाला है। यूएसए में होने वाला है, मैक्सिको में होने वाला है, कनाडा में होने वाला है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीफा वर्ल्ड। आपको क्या करना है? 3 चीज़ तो मैंने बता दी कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, 3 देशों में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिएगा। 2025 का 26 सॉरी 2026 का आप नोबेल पीस प्राइज़ आपको, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अपडेटेड क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी अपडेटेड है, ये भी अपडेट करना है खुद को, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त एवं लोहा, आयरन और ब्लड की पॉलिसी में विश्वास करता है? एवक है, रजिया है, बलवन है, या फिर इल्तुतमिश है? कौन है? आंसर क्या होगा भैया? बलवन, ठीक है। ओके। उसके बाद में रजिया के बारे में अब समझते हो। रजिया कौन थी? प्रथम कौन थी? हाँ, शासक थी ये महिला, मध्य भारत की, मध्य भारत इतिहास में प्रथम शासक महिला थी, ठीक है। उस अगर सबसे पहली महिला पूछी जाए तो नागनिका थी। सबसे पहले भारतीय शासक कौन थी? नागनिका थी। लेकिन अगर नागनिका ना आए और हाँ रजिया आए तो आंसर क्या होगा इसका? रजिया होगा, ठीक है। चलो, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे आते। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? एम.जी. रानडे, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या बाल गंगाधर तिलक? ठीक है, तो कौन है इसका आंसर?
एमजी रानाडे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुक्रवट। क्या कहा जाता है इनको? महाराष्ट्र का सुक्रवट कहा जाता है। ओके, राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं आप, गीतांजलि लिखी इनके, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। शांति निकेतन की स्थापना करी इन्होंने। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा की उपाधि दी, माफ करना, गुरुदेव की उपाधि दी। और रविंद्रनाथ ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो दोनों ने भैया अपनी उपाधि इंटरचेंजेबल कर ली थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप ये जानते रहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन किस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोपला आंदोलन, बहावी आंदोलन या फिर अलीगढ़ आंदोलन? कौन सा है आंसर इसमें? बहावी आंदोलन। क्या आंसर होगा इसमें? बहावी आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने टर्की को बुरी तरह से हरा दिया। और टर्की में कौन थे भाई? इनके खलीफा रहते थे। तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को नाराज कर दिया अंग्रेजों ने, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में इतना। ठीक है, उसके बाद मोपला विद्रोह, ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था केरल में। कि कैसे क्या हुआ था इसमें? कि भाई हिंदू क्या थे? साहूकार थे। और किसान कौन थे? मुस्लिम थे। ठीक है, तो हिंदू साहूकारों का थोड़ा सा दमन अत्याचार ज़्यादा हो गया था ब्याज के कुछ केस को लेके। तो क्या हुआ था? वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए और बाद में चल के पूरा का पूरा अंग्रेजों को वहाँ पे ना भाई पुलिस उतारनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब इसके बारे में। और बहावी आंदोलन, देखो शुरुआत तो क्या हुई थी कि मुस्लिम जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? इसने अपना सारा का सारा कुछ चेंज ही कर लिया। ये ना एक अंग्रेजों के खिलाफ इसका यूज कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, और उसने फिर लास्ट में जाके सिख साम्राज्य को भी, मतलब बहुत एक्सट्रीम ये बाद में चल के आंदोलन हो गया था। इसलिए इसके एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक इसके बारे में तो बोला जाता है कि भाई ऐसा कौन सा आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा है? बहावी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15 जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? आर्थर वेलेजली, मेंसन, डायर या स्लीमैन? कौन था? सब जानते हैं कौन था? डायर था। और जलियांवाला बाग डेट कब हुई थी? ये जो त्रासदी हुई, जो मैसेकेयर हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, कर लेना भाई। 2500 का 2/5, 40/100, 30/100। ठीक है, कर लेना, आराम से हो जाएगा। ये कर दो, इससे ये कर दो। ठीक है, कितना बचा? 25, 2, 4, 3, ठीक है, 2, 4, 3, 10 और 12, तो कितना होगा? 120। ठीक है, सेम ये वाला भी कर लेना 17 में। उसके बाद में मैथ के देखो कितने सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल तो आराम से आते हैं जीआईसी में और सेम जीडीसी में। उसके बाद में आप जीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर ने चलाई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, या फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कौन सा नहीं सम्मिलित है बताओ? तो थोड़ा सा इसमें ना एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन ये कर नहीं पाए सही से इसको। ठीक है, तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई? सन 2000 में। सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि 1999 की तो एलओसी कारगिल वॉर ही हुई थी। चंद्रशेखर साहब तो हाँ ठीक है बाद में थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में, ये वाला याद रखना यार आप लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, प्लीज़ याद रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, सब जानते हो आप लोग। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी। ठीक है, लेकिन 3 ऑप्शन को आप याद रखिएगा। 21 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है?
2011 पढ़ रहे, ठीक है, सब जानते हैं हरियाणा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो कोविड के कारण नहीं हो पाई जनगणना, ठीक है, कौन सी होने वाली है अभी, अब तक कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, 15वीं है स्वतंत्र, ठीक है, पूरी टोटल कौन सी है। सबसे पहले जनगणना कब हुई मुझे बताओ, 1872 में, ओके। लेकिन सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई, नियमित का मतलब है टाइम से और एक्यूरेसी के साथ, तो 81, ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछा जाए कि 2011 की जनगणना कौन सी थी मतलब टोटल, यहाँ 1881 से लेकर 2015 तक, तो 2011 तक तो कौन सी थी, 15वीं थी। अब जो होने वाली है कौन सी होने वाली है, अब 16वीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये क्या याद रखना है, इसके ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और कौन सा है इसमें, इसके दो मोटो भी हैं, वो आपको याद देख करने हैं भाई करंट में, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो जनगणना है वो कौन सा सूची में आता है, क्या वो संघ सूची का विषय है, क्या वो राज्य सूची का विषय है, क्या वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। उसके बाद इसका आप आर्टिकल भी याद रखिएगा, कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आप ये आता है। इतना भर काम आपको करना ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े 16वीं जनगणना की, तो इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए पर करंट के लिए ना याद रखिएगा जी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई, सबसे ज़्यादा विकास दर कब हुई, तो उसमें दो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा। आंसर क्या होगा इसका, देखो आंसर क्या होगा इसका, डी 11वां। अगर 11वां नहीं दे रखा होता ना इस क्वेश्चन में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक ग्रोथ रेट हुई है ना पंचवर्षीय योजनाओं में, कौन सी में हुई थी, वो 10वीं में हुई थी। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शंस में 11वीं दे रखी है तो ऑल गुड है यार, फिर तो 11 भी करनी है। अगर नहीं दे रखी है, अगर 10वीं दे रखी है तो क्या होगा, 10वीं आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को कब लागू किया गया, 2002 में, 2007 में, 1999 में या 1997 में, तो आंसर क्या होगा इसका, 1999। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, 2013 का पेपर है और ये इतनी पुरानी योजना क्यों पूछते हैं, मैं बताता हूँ इनका अर्थ क्या होता है। देखो यार, ये ना फ्लैगशिप योजना थी उस समय की, पूरी फ्लैगशिप योजना। और फ्लैगशिप क्या मतलब था कि इसने ना एक पूरी की पूरी संरचना बदल दी थी, ठीक है, रूरल इंडिया की या फिर अर्बन इंडिया की। मेन ये ना एक इंटीग्रेटेड है कि भाई हर पहलू इसमें समाहित हो, रोजगार से लेके बहुत सारी चीज़ों से लेके, इसलिए तो जो जो फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, अब मान लो जैसे मनरेगा है, बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है और इसका आधार आगे तक चलेगा, इसलिए पुरानी योजनाओं को पूछते हैं, औचित्य होता है पूछने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, मिलान करने हैं हीरा, संगमरमर, बालू या फिर स्नेह, कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या कार्बन, कर लो यार। हीरा किससे जाएगा, कार्बन से जाएगा, ठीक है। संगमरमर, कैल्शियम, बालू किससे जाएगा, सिलिकॉन, स्नेह किससे जाएगा, ठीक है। तो ये करते रहना आप लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ उसके बाद में, अरे यार देखो हीरे को लगा दो भाई, कार्बन से लगा दो, ठीक है। संगमरमर को लगा दो आप किससे, कैल्शियम से, ओके। बालू को किससे लगाओगे आप, सिलिकॉन से लगाओगे। और स्नेह को किससे लगाओगे आप, लुब्रिकेंट होता है स्नेह, अरे लुब्रिकेंट समझते हो, जो ग्रीस होता है जो ट्रैक्टर में कार में सब में लगाते हैं, ये कहाँ है, किससे लगाओगे आप, ग्रेफाइट से, ओके। चलो ये वाला थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या फिर निर्जलीकरण बर्फ को या फिर 227 केल्विन पर बर्फ, किसको कहते हैं भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका, ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है, अपरूप समझते हो, एलोट्रॉपी, क्या होता है, एलोट्रॉपी, ठीक है, अपरूपता यार, इसका अर्थ क्या होता है, एक सेकंड, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब मान लो कार्बन है, अब ये ना कई चीज़ों में पाया जाता है, तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉपी हैं, कई सारे क्या है, अपरूप हैं,
ओके, कार्बन का जो एलिमेंट है कई सारे रूपों में पाया जाता है। ऐसे फास्फोरस का, जैसे कार्बन का मान लो ग्रेफाइट में पा रहा है, हीरा में पा रहा है यार कार्बन, ऐसे ही ना। ऑक्सीजन का भी पा रहा है। ऑक्सीजन का किस में पाता है? डाइऑक्सीजन O2 में पा जाएगा आपको, O3 में पा जाएगा, ओजोन में पा जाएगा आपको। ऐसे ही फास्फोरस का पा जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि किसका नहीं है, ऐसी कौन सी जो तत्व है या फिर गैस है यार वो जिसका एलोट्रॉपी नहीं होता है। आंसर क्या होगा भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एलोट्रॉपी नहीं होता। कार समझ गए ना कि अप्रूव किसको बोलते हैं, एलोट्रॉपी किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है नियत गति से, या फिर नियत गति, या फिर नीचे की ओर त्वरित होती है, या फिर नियत वेग से नीचे की ओर जाती है, या फिर ऊपर की ओर त्वरित होती है। ओके, देखो हम सारे लोगों ने ना लिफ्ट में तो एक बार कभी एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो क्या होता है, तब हमारा भार क्या होता है, हम ज़्यादा लगता है कि भैया हम ज़्यादा भार हो रहा है। तो आंसर क्या है उसका? जब ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर त्वरित होते हैं। देखो ये ना नियत गति कांस्टेंट वाली ये मत कर देना, ये आंसर नहीं होगा। फिर तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा। अगर लिफ्ट नियत गति से चल रही है ना तो फिर महसूस ही नहीं होगा उसमें। ठीक है, चलो। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में, पानी में, हवा में, या फिर स्टील में? किस में होगा? सबसे ज़्यादा स्टील में। अगर ऐसे ना पूछ, ऐसे पूछ ले, सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, फिर किस में होगा? किस में होगा? द्रव में होगा, फिर किस में होगा? गैस में होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? जेनेटिक, हीमोफीलिया, रतौंधी, वर्णांतता, या फिर रंजकहीनता? बताओ तो क्या होगा आंसर इसका? रतौंधी होगा। ठीक है, देखो क्या है, अरे यार रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया, रंजकहीनता। ठीक है, ये क्या है? ये जेनेटिक रोग है। देखो रंजकहीनता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्बिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्बिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक हमारी ना स्किन में क्या होता है, एक मेलेनिन नाम का क्या होता है, एक पिगमेंटेशन होता है। ओके, अगर उसकी कमी है, लैक ऑफ क्या है? मेलेनिन, पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, पिगमेंट होता है। अरे हाँ, उस अगर ये नहीं है ना तो जो हमारे बाल हैं, जो हमारे आईब्रोज के बाल हैं, जो सर के बाल हैं, क्या होते हैं? वो गुलाबी, जो ग्रे कलर के होते हैं, काले नहीं होते हैं। ओके, तो अल्बिनिज्म क्या होता है? ये होता है। रतौंधी जेनेटिक नहीं होता, विटामिन ए की कमी से होते हैं। हीमोफीलिया जो डर लगता है हमें कई सारी चीज़ों से, कई सारी जो फीलिया होते हैं। और वर्णांधता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है हमारा भाई? हमें रंग कुछ दिखते नहीं है। ओके, तो आनुवंशिक रोग कौन सा नहीं है इसमें? रतौंधी है, और बाकी तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पित्ताशय में जो पेनक्रियास होती है उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पादन? भाई ये पादन नहीं है, पाचन है। ठीक है, किसका पाचन करता है? सीधी सी पूछ रहा है यार, सीधी सी ये बात पूछ रहा है कि जो पेनक्रियास हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पेनक्रियास कौन से जूस को हाँ क्रिएट करते हैं? पेनक्रियाज में कौन सा जूस होता है बताओ? वाइल जूस होता है पहली बात तो। ठीक है, ओके, वाइल जूस किसको पचाता है? किसको पचाता है? फैट को पचाता है, वसा को पचाता है। तो वो यही तो पूछ रहा है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? वसा का। अगर वो ठीक से नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है भैया? वो पतली बन जाती है। और पतली किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, याद रखना। पतली किसकी बनती है किडनी में? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था। दोबारा से देख लेना, बहुत काम का है। ऑप्शन भी मैंने कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। और प्लीज़ भाई जो प्लेलिस्ट बनी है उसको भी देखते रहना, बहुत काम की है, सच बता रहा हूँ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। हैव अ गुड डे, बने रहिए। जय हिंद।